1 जून 2001 यही वह तारीख थी जो नेपाल के सत्ता में राज करने वाले शाही परिवार के लिए काल बनकर आई और परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई। और यह हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राज परिवार का बेटा था, नेपाल का क्राउन प्रिंस, यानी शाही परिवार के बेटा होने के नाते देश का अगला होने वाला महाराज। लेकिन युवराज की जिंदगी में आई एक लड़की और उसके प्रति जगे अगाध प्रेम ने शाही परिवार को काल के गाल में समा दिया। युवराज ने उस दिन अपने परिवार के इतने लोगों को मारा था कि अस्पताल के ट्रामा हॉल की सभी बेड भर गई थी। यहाँ तक कि जब युवराज बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए गए तो उनके लिए भी अस्पताल में बेड खाली नहीं मिला और उन्हें फर्श पर ही रखा गया। बाद में इस हत्याकांड के जांच से जुड़ी कई थ्योरी व रहस्य इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन आज भी वह रहस्य उलझा हुआ है। आज हम आपको इस रक्त रंजित शाही परिवार के हत्याकांड की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी कि आखिर एक राज परिवार का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय के नेपाल नरेश वीरेंद्र वीर विक्रम शाह द्वारा शुरू की गई हर महीने के शुक्रवार को होने वाली पार्टी से, जो कि महाराजा वीरेंद्र ने 1972 में राजगद्दी संभालने के बाद इसकी शुरुआत की थी, जो कि सालों से अब तक चलता आ रहा था, जिसमें परिवार के करीबी लोग भी शामिल होते थे। इसी माहौल में आई वो काली तारीख जिसने नेपाल की धारा बदल कर रख दी। वह तारीख थी 1 जून 2001। दिन था शुक्रवार, लिहाजा शुक्रवार को परंपरा के अनुसार नेपाल के नारायण हिती पैलेस में शाम को एक पार्टी का आयोजन किया गया था। यह नारायण हिती पैलेस राजा वीरेंद्र के शाही महल से अलग था। ऐसे में सभी यहीं पार्टी को लेकर जुटते थे। इसी कड़ी में नारायण हिती पैलेस में महाराजा वीरेंद्र के बेटे प्रिंस दीपेंद्र शाम 6:45 पर ही पार्टी वाली जगह पर पहुंच चुके थे और पास के ही एक कमरे में बिलियर्ड्स खेल रहे थे। शाम होते ही रॉयल फैमिली भी वहां पहुंचने लगी। कुछ ही देर में महाराजा वीरेंद्र की पत्नी महारानी ऐश्वर्या भी अपनी 3 नंदों के साथ वहां पहुंची। अब तक महाराजा वीरेंद्र नहीं पहुंचे थे क्योंकि वह अपने महल में एक पत्रिका को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें आने में थोड़ी देर हो रही थी। आगे कुछ ही मिनटों में दीपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार पारस भी अपनी मां और पत्नी के साथ वहां पहुंच गए। राजभवन की यह पार्टी अब परवान चढ़ने लगी थी। तभी लोगों ने देखा कि महाराजा का पुत्र युवराज दीपेंद्र नशे में टल्ली हो चुके थे। उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी, वे संभल नहीं पा रहे थे, वे नीचे गिर गए। जो कि दीपेंद्र इस हालत में इस कदर नशे में टल्ली पहली बार नजर आ रहे थे, जो कि सबको हैरान भी कर रहा था। परिवार वालों को डर था कि महाराज अपने बेटे को इस स्थिति में ना देख लें। तब तक महाराजा वीरेंद्र की गाड़ी नारायण हिती पैलेस में पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में महाराजा वीरेंद्र पार्टी हॉल में पहुंचने वाले थे। ऐसे में महाराजा की नजरों से बचाने के लिए दीपेंद्र के छोटे भाई निराजन और चचेरे भाई पारस, कुछ लोगों ने भारी भरकम दीपेंद्र को उनके हाथ और पैरों को पकड़ते हुए उठाया और दीपेंद्र को उनके शयन कक्ष में लेकर चले गए, जहां दीपेंद्र को जमीन पर बिछे गद्दे पर लिटा दिया और शयन कक्ष की बत्तियां बुझाई और सभी वापस पार्टी में लौट आए। इधर महाराजा वीरेंद्र भी तब तक पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे और लोगों से बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन यह अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसे आज भी नेपाल के लोग याद करके सिहर उठते हैं। इधर पार्टी में नशे में टल्ली होने के बाद कमरे में सुलाए गए दीपेंद्र को जब नींद खुली तो उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड देवयानी को कॉल लगाया और गुड नाइट कहा। साथ ही यह भी कहा कि वो उससे कल मुलाकात करेगा, लेकिन वह मुलाकात नहीं हो पाई। यह रात पूरे परिवार के लिए आखिरी रात बनकर आई। यह बातें बाद में जांच रिपोर्ट में सामने आई थी कि उस रात में दीपेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड देवयानी को कॉल किया था तो उसने पहले अपने सारे कपड़े उतार एक सैनिक की वर्दी पहन ली। उसके ऊपर उसने काले मौजे
एक जैकेट, सैनिक बूट और काले चमड़े के दस्ताने पहने। इसके बाद अपनी पसंदीदा 9mm पिस्टल, MP5 के सबमिशन गन, कोल्ट M16 राइफल उठाई और पार्टी हॉल जहां पार्टी हो रही थी वहां के लिए निकल पड़े। जहां पार्टी हॉल के बीच में कुछ महिलाएं बात कर रही थी, जिनमें महाराजा की बहन केतकी चेस्टर भी महिलाओं की ग्रुप में बातें कर रही थी। अचानक सभी की नज़र सैनिक यूनिफॉर्म पहने युवराज दीपेंद्र पर पड़ी। अब तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। महाराजा वीरेंद्र की चचेरी बहन केतकी चेस्टर ने एक इंटरव्यू में बीबीसी को बताया था कि जब दीपेंद्र अपने कमरे से पार्टी हॉल में आए तो उनके दोनों हाथों में एक बंदूक थी। वो पूरी सैनिक वर्दी में थे। उन्होंने काला चश्मा भी पहन रखा था, जिसे देख केतकी ने अपनी पास खड़ी महिला से यह भी कहा था कि युवराज दीपेंद्र अपने हथियारों का शो ऑफ करने के लिए आए हैं, और वो लोग पार्टी में मग्न हो गए। अगले ही पल दीपेंद्र ने अपने पिता की तरफ देखा और अपने दाहिने हाथ से जर्मनी में बनी अपनी MP5 के सबमिशन गन का ट्रिगर दबा दिया। तरतराहट के साथ प्रिंस दीपेंद्र ने महाराजा वीरेंद्र पर 3 गोलियां दाग दी। यह देख किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सेकेंड तक सभी मेहमान उसी जगह खड़े रहे जहां वो खड़े थे, मानो दीपेंद्र के अगले कदम का वह इंतजार कर रहे हों। सभी को लगा कि दीपेंद्र कोई खेल खेल रहे थे और गलती से उनकी बंदूक से गोली निकल गई है। इधर लोग सोचते ही रह गए और अपने पिता पर गोलियों की बौछार करने के बाद राजकुमार दीपेंद्र हाथ में हथियार लिए चिल्लाते हुए गार्डन की तरफ बढ़ गए। तब तक पार्टी में मौजूद लोगों को खबर लग चुकी थी कि नेपाल के राजा को उनके बेटे ने ही गोली मार दी है। इधर मौके पर मौजूद महाराजा के तीसरे भाई धीरेंद्र के दामाद डॉक्टर राजीव शाही ने अपना कोट महाराजा के लथपथ शरीर व गर्दन पर लगा दिया। गोली लगने के कारण महाराजा के गले से खून निकल रहा था, जिसे वह रोकना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में दीपेंद्र फिर वापस आ गए। अपने पिता के लथपथ शरीर को सहारा देता देख दीपेंद्र ने धीरेंद्र को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से उड़ा दिया। तभी महाराजा वीरेंद्र ने अपना सिर उठाने की कोशिश की और अपने बेटे दीपेंद्र की तरफ देखते हुए नेपाली में बरबराए, के गार्दे को, यानी तुमने क्या कर दिया। ये उनके आखिरी शब्द थे। अब तक दीपेंद्र के सिर पर खून सवार हो चुका था। जो भी सामने आ रहा था वह उसे मार रहा था। दीपेंद्र ने एक बार फिर अपने पिता के ऊपर फायर किया। इस बार गोली उसके पिता के सिर से पार हो गई। यहाँ से दीपेंद्र एक बार फिर से गार्डन की ओर गया, जहां महारानी ऐश्वर्या उनके पीछे दौड़ी। प्रिंस निराजन यानी दीपेंद्र के सगे भाई भी दौड़े। इस दौरान निराजन अपने मां और भाई के बीच आ गए थे। यहाँ दीपेंद्र ने अपने भाई को भी गोली मार दी। महारानी ऐश्वर्या भी उनके बंदूक का शिकार हो गई। तभी दीपेंद्र के चाचा धीरेंद्र ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। महाराजा की बहन केतकी चेस्टर बताती हैं कि महाराजा वीरेंद्र के छोटे भाई धीरेंद्र शाह दीपेंद्र को बहुत प्यार करते थे और प्यार से बाबा कहते थे। ऐसे में अधिकार के साथ धीरेंद्र शाह ने दीपेंद्र को रोकते हुए कहा, बाबा अब बहुत हो चुका, अपनी बंदूक मुझे दे दीजिए। लेकिन दीपेंद्र नहीं रुका और बहुत नजदीक से उसने चाचा धीरेंद्र पर भी गोली चला दी, जिसकी वजह से वह उड़ते हुए दूर जा गिरे। उसके बाद तो दीपेंद्र का अपने ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वह हर किसी को गोली मारने लगा। केतकी चेस्टर को भी गोली लगी। दीपेंद्र को लगा कि केतकी मर गई है, क्योंकि उनका सिर और बाल भी खून से लथपथ था। अब तक नारायण हिती महल के त्रिभुवन भवन में नेपाल नरेश और शाही परिवार के 12 अन्य लोग या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। 3 से 4 मिनट में नारायण हिती पैलेस में काल का तांडव हो गया था। 3 से 4 मिनट के बीच गोलीबारी खत्म हो गई। इसके बाद दीपेंद्र गार्डन में एक छोटे तालाब पर बने ब्रिज पर गए। वहीं पर वो पागलों की तरह 2 बार चिल्लाए, फिर आखिरी गोली की आवाज सुनाई दी। ये गोली दीपेंद्र ने खुद को मारी थी। उधर महाराजा वीरेंद्र भी इतनी गोलियां लगने के बाद भी जीवित थे। जब उनके एडीसी ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जगुआर कार की पिछली सीट पर लिटाया तो उनके दोनों कानों से खून निकल रही थी। उनके सारे कपड़े खून से सने हुए थे। उनकी नाड़ी करीब करीब मंद पड़ चुकी थी, लेकिन उनके हाथों में हरकत हो रही थी। महाराजा को करीब
8 गोलियां लगी थी। उनकी कार के पीछे चल रहे टोयोटा में महारानी ऐश्वर्या का शरीर था। जब ये दोनों कारें अस्पताल पहुंची उस समय रात के 9:15 बज रहे थे। लगभग 9:15 बजे रात काठमांडू के एक प्रसिद्ध अस्पताल में जब एक के बाद एक राज परिवार के सदस्यों की बॉडी पहुंचने लगी तो मानो अस्पताल के पूरे स्टाफ को चक्कर आ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। ये एक अजीब सी स्थिति थी। एक ही कार में हत्यारे और उसके शिकार को ले जाया जा रहा था। अस्पताल में महाराजा वीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या, प्रिंस निराजन, राजकुमारी श्रुति को मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावे राज परिवार के 5 और सदस्य मारे गए। दीपेंद्र तब तक बेहोशी के आलम में थे। युवराज दीपेंद्र ने उस दिन अपने परिवार के इतने लोगों को मारा था कि अस्पताल के ट्रामा हॉल की सभी बेडें भर गई थी। जब दीपेंद्र को स्ट्रेचर पर अंदर लाया गया तो उनके लिए भी कोई बेड खाली नहीं बची थी। उनको जमीन पर बिछाए गए गद्दे पर रखा गया। दीपेंद्र के सिर के दोनों तरफ से खून निकल रहा था। वो सांसें लेते हुए बहुत आवाज कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां तेज रोशनी में भी असर नहीं कर रही थी। मिनटों में दीपेंद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इधर अगले दिन छपने वाले अखबारों में इस दिल दहला देने वाली घटना का कोई जिक्र नहीं था। 2 जून 2001 को 10 बजे सुबह तक नेपाल के लोगों को इस हत्याकांड की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि नेपाली रेडियो पर सुबह से ही शोक संगीत बजने लगा था, लेकिन इस खबर को दबाए रखने का प्रयास सफल नहीं हो सका। आखिर हत्याकांड के 14 घंटे बाद दोपहर 11 बजे ऐलान किया गया कि कल रात 9:15 बजे महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का निधन हो गया। उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र को अगला महाराजाधिराज घोषित किया जाता है। चूंकि अभी वह शासन करने की स्थिति में नहीं है तो उनकी जगह पर राजकुमार ज्ञानेंद्र रीजेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन नेपाल वासियों को ये नहीं बताया गया कि महाराजा वीरेंद्र की मृत्यु कैसे हुई। 2 जून 2001 को दोपहर 4 बजे जब राज परिवार की शव यात्रा शुरू हुई तो पूरा काठमांडू जैसे सड़कों पर उतर आया हो। देश के हजारों लोगों ने महाराजा के सम्मान में अपने सिर मुंडवा लिए। इधर अस्पताल में इलाजरत युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आ सका। 4 जून 2001 की सुबह 3:40 पर दीपेंद्र की भी सांसें थम गई। लगभग 54 घंटे तक नेपाल पर उस व्यक्ति का राज रहा जो बेहोश था और उस पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप था। उसकी मौत के बाद नेपाल नरेश वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिनों के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने। इससे पहले बेहोशी की हालत में ही 2 जून को उसे नेपाल का राजा बनाया गया था। 4 जून को महाराजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का नया राजा नियुक्त किया गया। दरअसल इस हत्याकांड में गोली खाकर भी जिंदा बची महाराजा वीरेंद्र की बहन केतकी चेस्टर के अनुसार युवराज दीपेंद्र ने यह सब एक लड़की के प्रेम में किया था जिसका नाम देवयानी था, जिससे वह शादी करना चाहते थे, जो कि उनकी दादी और उनकी मां को पसंद नहीं था। दीपेंद्र इस सब से बहुत निराश थे, जिसकी वजह यह भी थी कि महारानी ऐश्वर्या ने दीपेंद्र को अपनी पसंद की शादी करने पर शाही पदवी से हाथ धोने तक की भी बातें कह दी थी। लेकिन प्रेम में डूबे दीपेंद्र लगातार कोशिश करते रहे। कुछ दिनों बाद दीपेंद्र फिर से अपनी और देवयानी की कुंडलियों को लेकर अपनी मां ऐश्वर्या के पास पहुंच गए और बोले कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। बेटी की जिद पर ऐश्वर्या ने दोनों की कुंडलियों का मिलान करवाया तो ज्योतिषी ने बताया कि अगर प्रिंस दीपेंद्र 35 साल की उम्र से पहले पिता बनेंगे तो महाराजा की मृत्यु हो सकती है। यहाँ दीपेंद्र को परिवार से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन दीपेंद्र और देवयानी का रिश्ता कायम था। दीपेंद्र ने देवयानी को भरोसा दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद दीपेंद्र की मां ऐश्वर्या ने साफ कह दिया कि देवयानी जिस सिंधिया खानदान से है वो पुणे के पेशवाओं की नौकरी करते थे, इसलिए वो शाही खानदान के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि निरंजन की शादी तय करते वक्त यह क्यों नहीं सोचा गया, जिस पर उनकी मां ऐश्वर्या बिगड़ गई और दीपेंद्र को तमीज से बात करने के लिए कह दिया, जिसके बाद से युवराज दीपेंद्र आपा खो चुके थे, जिसका परिणाम हुआ कि 1 जून 2001 की तारीख शाही परिवार के लिए काल बन गई। इस तरह 1 जून से लेकर 4 जून तक नेपाल में 3 राजा हुए, लेकिन नेपाल की राजशाही इस झटके से कभी उबर नहीं पाई।
राज परिवार का कत्लेआम नेपाल के लिए त्रासदी बनकर आया। आगे चलकर महाराजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल की राजनीतिक पार्टियों और माओवादी आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। 28 मई 2008 को नेपाल में संविधान संशोधन के तहत राजशाही प्रथा का अंत कर दिया गया। 11 जून 2008 को महाराजा ज्ञानेंद्र ने नारायण हिती महल खाली कर दिया। इस तरह महाराजा पृथ्वी नारायण शाह की 11वीं पीढ़ी को नेपाल से विदाई लेनी पड़ी, जिसको लेकर एक कहानी और है, जिसमें यह दावा किया गया है कि शाही परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक संत की भविष्यवाणी थी। अगर आप इस घटना को लेकर हुई संत की भविष्यवाणियों से जुड़ी हकीकत व दावों को जानने की इच्छा रखते हैं, साथ ही प्रेम में डूबकर अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करने वाले दीपेंद्र की प्रेमिका देवयानी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।